नमस्कार दोस्तों। आज हम 8th क्लास के राजस्थान अध्ययन की बुक का कंप्लीट रिवीजन करेंगे। इससे पहले हमने 9th और 10th क्लास के राजस्थान अध्ययन की बुक कंप्लीट करवा दी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला चैप्टर है 18वीं सदी का राजस्थान। 8वीं सदी का राजस्थान। मराठा शक्ति को सर्वप्रथम शिवाजी ने संगठित किया। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मराठा शक्ति ने उत्तर भारत में विस्तार की नीति अपनाई, जिससे वे मालवा व गुजरात में आक्रमण करने लगे। मराठों का मालवा व गुजरात पर आक्रमण राजस्थानी शासकों के लिए चिंता का विषय बन गया। राजस्थान में सर्वप्रथम 1711 में मराठों ने मेवाड़ में प्रवेश किया। 1720 में पेशवा बाजीराव ने मराठा ध्वज अटक से कटक तक फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया, अतः उत्तरी भारत की ओर मराठा अग्रसर होने लगे। 1726 में मराठों ने कोटा व बूंदी पर आक्रमण किए। इसके पश्चात 1728 में डूंगरपुर बांसवाड़ा के शासकों ने खिराज देना स्वीकार किया। 12 अप्रैल 1734 को मराठों ने बूंदी के शासक बुद्ध सिंह को पुनः वहां का शासक बना दिया। यह मराठों का राजस्थान की राजनीति में प्रथम हस्तक्षेप था। नेक्स्ट है हुरडा सम्मेलन। राजस्थान के राजपूत राजाओं ने मराठों की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए 17 जुलाई 1734 को भीलवाड़ा के हुरडा में एक सम्मेलन बुलाया, जिसकी अध्यक्षता मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की। इसमें आमेर के सवाई जय सिंह, जोधपुर के अभय सिंह, नागौर के बख्त सिंह, कोटा के महाराव दुर्जनसाल आदि शासकों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में एक अहदनामा तैयार किया गया, जिसमें यह निश्चित हुआ कि सभी एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे। एक का शत्रु व मित्र दूसरे का शत्रु व मित्र होगा। कोई भी नई योजना सभी मिलकर निश्चित करेंगे। वर्षा ऋतु के पश्चात रामपुरा में सभी एकत्र होंगे, किंतु ये सभी शर्तें कागज तक ही सीमित होकर रह गई। इसकी कोई भी पालना नहीं की गई। राजपूत शासक जाति, भाषा, रीति रिवाज, परंपरा की दृष्टि से समान थे, किंतु उनमें एकता का अभाव था। आमेर के सवाई जय सिंह की उदासीनता व निर्णयों की अस्पष्टता ने मराठों के विरुद्ध नीति को असफल बना दिया। इससे मराठों का राजस्थानी शासकों पर प्रभुत्व बढ़ गया। पेशवा बाजीराव ने राजस्थान नीति का आकलन करने के लिए अपनी माता राधाबाई को 1735 में राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर भेजा। अपनी माता के सम्मान सहित सकुशल लौट आने पर पेशवा बाजीराव अगले ही वर्ष राजस्थान के दौरे पर आए। वे यहाँ पर चौथ वसूली की। नेक्स्ट हम देखेंगे राजस्थान के उत्तराधिकार संघर्ष में मराठों की भूमिका। 18वीं शताब्दी में राजस्थान के राजपूत शासकों के उत्तराधिकार के लिए संघर्ष होने लगा। यही कारण था कि मराठों को उत्तराधिकार के निर्णय में दखल का अवसर मिल गया। इसमें सबसे पहले है जयपुर उत्तराधिकार संघर्ष। उदयपुर के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्रकुंवर बाई का विवाह सवाई जय सिंह के साथ 1708 ईस्वी में इस शर्त पर हुआ कि मेवाड़ की राजकुमारी से उत्पन्न पुत्र ही जयपुर के सिंहासन पर बैठेगा। 1743 में सवाई जय सिंह की मृत्यु हो गई। तब मेवाड़ की राजकुमारी चंद्रकुंवर बाई से उत्पन्न पुत्र माधो सिंह ने अपने मामा जगत सिंह द्वितीय के सहयोग से सवाई जय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र ईश्वर सिंह को चुनौती दी। मराठा सरदार मल्हार राव होलकर द्वारा माधो सिंह का पक्ष लिया गया। ईश्वर सिंह व माधो सिंह के मध्य राजमहल और बगरू के युद्ध हुए। अपने सेनापति हरगोविंद नाटाणी की कुटिलता के कारण ईश्वर सिंह को आत्महत्या करनी पड़ी और माधो सिंह मराठों के सहयोग से जयपुर का शासक बन गया। अगला है जोधपुर उत्तराधिकार संघर्ष। जयपुर की भांति जोधपुर में भी मराठों ने हस्तक्षेप किया। वहां भी राम सिंह और भक्त सिंह के मध्य उत्तराधिकार संघर्ष प्रारंभ हो गया। दोनों ही मराठा सहायता के प्रयास में जुट गए। पेशवा, सिंधिया व होलकर का हस्तक्षेप बढ़ गए। अंततः राम सिंह को राज्य का आधा भाग मिल गया। मारवाड़ का विभाजन ही नहीं हुआ, अपितु उसकी आर्थिक दशा भी शोचनीय हो गई थी। नेक्स्ट है मेवाड़ में उत्तराधिकार संघर्ष। 1761 में महाराणा राज सिंह द्वितीय की मृत्यु होने से हरि सिंह को मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठा दिया गया। इसके कुछ समय बाद मेवाड़ गद्दी के भी दो दावेदार हो गए थे, एक हरि सिंह व दूसरा रतन सिंह। दोनों ने मराठों से सहायता प्राप्त करने के प्रयास किए थे। परिणाम स्वरूप गृह युद्ध में मराठा हस्तक्षेप होने लगा, जिससे मेवाड़ की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व राजनीतिक प्रगति के मार्ग अवरुद्ध हो गए। राजस्थान के शासकों के पारस्परिक वैमनस्य के कारण मराठों का हस्तक्षेप बढ़ता रहा, फलतः यहाँ का विकास अवरुद्ध होने लगा। नेक्स्ट है अंग्रेज व संधियां। 1817 व 18 में राजपूत शासकों ने अंग्रेज सरकार के साथ संधियां करनी शुरू कर दी।
राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 को भरतपुर राज्य ने अंग्रेजों के साथ संधि स्वीकार कर ली। 1818 तक सिरोही राज्य को छोड़कर सभी राज्यों ने कंपनी का संरक्षण स्वीकार कर लिया। केवल मेवाड़ के विरोध के कारण सिरोही से तत्काल संधि नहीं हो सकी एवं 1823 में संधि पर हस्ताक्षर हुए। इस प्रकार अल्प समय में ही संपूर्ण राजस्थान अंग्रेजों के संरक्षण में आ गया। नेक्स्ट हम देखेंगे इन संधियों के परिणाम। 1817 व 18 की संधियों के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को दिए जाने वाले खिराज से देशी शासकों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। अंग्रेजों को शासकों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अवसर मिल गया। अंग्रेजों ने भी शासकों को सामंतों के विशेषाधिकार तथा शक्ति नष्ट करने हेतु दबाव डाला। इससे सामंतों की प्रतिष्ठा को हानि पहुंची। स्वदेशी व्यापार, उद्योग, हस्तशिल्प नष्ट होने लगे। राजस्थान में ईसाई मशीनरियों का प्रवेश होने से उन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार करना आरंभ कर दिया। इसकी जनसाधारण में तीव्र प्रतिक्रिया हुई जो आगे चलकर 1857 के संग्राम में परिवर्तित हो गई। दूसरा चैप्टर है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एवं राजस्थान। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एवं राजस्थान। 1818 तक राजस्थान के विभिन्न राज्यों ने अंग्रेजों से संधियां कर ली थी, जिसमें यह निश्चित किया गया था राज्यों के आपसी विवादों का निपटारा अंग्रेज कंपनी सरकार ही करेगी। परंतु अंग्रेज कंपनी ने राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, किसानों एवं जनसाधारण के हितों पर कुठाराघात करके राजस्थान में कंपनी के विरुद्ध असंतोष की भावना का प्रसार किया। नेक्स्ट हम देखेंगे राजस्थान में 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण, जिसका पहला कारण है संधि पत्र की शर्तों को अनदेखी करते हुए अंग्रेज राज्यों के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप करने लगे। 1839 में जोधपुर किले पर अधिकार, मांगरोल के युद्ध में कोटा महाराव के विरुद्ध दीवान जालिम सिंह की मदद तथा मेवाड़ प्रशासन में बार बार हस्तक्षेप करने से। दूसरा कारण है राज्य में उत्तराधिकार के प्रश्न पर असंतोष। 1826 में अलवर राज्य में हस्तक्षेप कर अलवर राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। 1826 में भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग को नष्ट कर पॉलिटिकल एजेंट के अधीन काउंसिल की नियुक्ति की। 1844 में बांसवाड़ा के महाराजा लक्ष्मण सिंह के नाबालिग होने के कारण अंग्रेजी नियंत्रण की स्थापना आदि हस्तक्षेपों से कंपनी सरकार के विरुद्ध राजाओं में असंतोष की भावना बलवती होती गई। अंग्रेजों की अपनी धर्म प्रचार नीति, सामाजिक सुधार एवं आर्थिक नीतियों को यहाँ की जनता ने अपने धर्म व जीवन में अंग्रेजों द्वारा हस्तक्षेप की संज्ञा दी। डूंगजी जवाहर जी एवं लोटू जी जाट द्वारा नसीराबाद की छावनी को लूटना आम जनता में बहुत ही प्रसन्नता का कारण बना। 1822 में मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना की गई। 1834 में शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना की। 1835 में जोधपुर लीजियन का गठन हुआ। 1841 में मेवाड़ भील कोर की स्थापना की गई। कंपनी द्वारा इन सभी बटालियनों के रखरखाव का खर्चा भी संबंधित राज्यों से वसूला गया। 1818 की संधियों के पश्चात सामंतों पर उनकी निर्भरता का प्राय समाप्त हो गया, अतः उनमें रोष बढ़ता गया। भारत में 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण एनफील्ड राइफलों में प्रयुक्त कारतूसों में गाय एवं सुअरों की चर्बी का प्रयोग किया जाना था। नेक्स्ट हम देखेंगे क्रांति का प्रारंभ। 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ में 10 मई 1857 को हुई। इस समय मेवाड़, मारवाड़ एवं जयपुर में क्रमशः मेजर सावर्स, मोकमेसन एवं कर्नल ईडन पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त थे। ये सभी राजस्थान के तत्कालीन एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के अधीन थे। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियां थी। पहली छावनी नसीराबाद, जिसका मुख्यालय अजमेर में था, इसमें 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री तैनात थी। दूसरी छावनी थी नीमच, जिसका मुख्यालय ग्वालियर में था, इसमें मालवा मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट थी। तीसरी छावनी थी एरीनपुरा, जिसका मुख्यालय पाली में था और इसमें जोधपुर लीजियन तैनात थी। चौथी छावनी है देवली, जिसका मुख्यालय टोंक में स्थित था, इसमें कोटा रेजिमेंट तैनात थी। 5वीं रेजिमेंट थी ब्यावर, जिसका मुख्यालय अजमेर में स्थित था, इसमें मेर रेजिमेंट तैनात थी। 6वीं छावनी थी खेरवाड़ा, इसका मुख्यालय उदयपुर में स्थित था और इसमें भील रेजिमेंट थी। इन सैनिक छावनियों में 5000 भारतीय सैनिकों के अतिरिक्त कोई भी यूरोपियन सैनिक नहीं था। 19 मई 1857 को एजीजी लॉरेंस को मेरठ विद्रोह की सूचना माउंट आबू में मिली। नेक्स्ट हम देखेंगे नसीराबाद में विद्रोह। 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। मेजर स्पॉटिस वुड एवं न्यूबरी की हत्या कर सैनिकों ने
दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। नेक्स्ट है नीमच में विद्रोह। 3 जून 1857 को नीमच छावनी में सैनिकों ने मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में विद्रोह कर शस्त्रागार में आग लगा दी। नीमच छावनी के कप्तान मैकडोनाल्ड ने किले की रक्षा का प्रयास किया, परंतु किले में तैनात सैनिकों ने भी संघर्ष शुरू कर दिया। विद्रोही सैनिक चित्तौड़, हमीरगढ़, बनेड़ा में अंग्रेजी बंगलों को लूटते हुए शाहपुरा पहुंचे। शाहपुरा के जागीरदार ने विद्रोही सैनिकों के लिए रसद की आपूर्ति की। नीमच में क्रांति की सूचना पाते ही सावर्स ने मेवाड़ की एक पलटन को क्रांतिकारियों को निकालने भेजा और स्वयं नीमच की ओर बढ़ गया। सावर्स ने कोटा, बूंदी तथा मेवाड़ की सेनाओं की सहायता से नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया। नेक्स्ट है एरिनपुरा विद्रोह। 21 अगस्त 1857 को एरिनपुरा में विद्रोह प्रारंभ हुआ। जोधपुर लीजियन ने मोती खां, सूबेदार शीतल प्रसाद एवं तिलकराम के नेतृत्व में विद्रोह का बिगुल बजाया। आहुआ का ठाकुर कुशाल सिंह इन सैनिकों से मिला और इन्हें अपने साथ आहुआ ले गया। नेक्स्ट है आहुआ में विद्रोह। आहुआ में क्रांति का नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत द्वारा किया गया। आहुआ, आसोप, आलनियावास, लांबिया, गुलर, रुडावास परगनों के सैनिकों ने 8 सितंबर 1857 को बिठोड़ा पाली में कैप्टन हीथकोट व जोधपुर महाराजा तख्त सिंह की संयुक्त सेना को पराजित किया। 18 सितंबर 1857 को क्रांतिकारियों तथा जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मेक मोशन के बीच चेलावास का युद्ध हुआ। इस युद्ध में मेक मोशन का सिर काटकर आहुआ किले के दरवाजे पर लटका दिया गया। ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में सेना ने जनवरी 1858 को आहुआ पर आक्रमण कर किले पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट है कोटा में विद्रोह। कोटा में क्रांति की शुरुआत 15 अक्टूबर 1857 को लाला जयदयाल व मेहराब अली खां के द्वारा की गई। राजस्थान में सबसे ज्यादा सुनियोजित व सुनियंत्रित क्रांति कोटा में हुई। विद्रोही सैनिकों ने कैप्टन बर्टन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया। कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय को क्रांतिकारियों द्वारा कोटा दुर्ग में कैद कर दिया गया। नेक्स्ट हम देखेंगे क्रांति का समापन। जून 1858 तक अंग्रेजों ने अधिकांश रियासतों पर पुनः अपना नियंत्रण स्थापित कर तात्या टोपे, कोटा के क्रांतिकारी जयदयाल और मेहराब अली खां को फांसी पर चढ़ा दिया गया। 1857 की क्रांति की असफलता के कारण अधिकांश राजा महाराजाओं द्वारा अंग्रेजों को भरपूर सहयोग दिया गया। क्रांति समय से पूर्व प्रारंभ हो गई। क्रांति की शुरुआत कुछ सीमित स्थानों पर हुई। अगला कारण है कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, जोधपुर, टोंक आदि में विद्रोह अलग अलग समय पर शुरू हुआ। कुशल एवं संगठित नेतृत्व का अभाव था। राजस्थान के क्रांतिकारियों में परस्पर तालमेल नहीं था। इनके पास साधनों का भी अभाव था। अगला कारण है मारवाड़, मेवाड़ व जयपुर आदि के शासकों ने तात्या टोपे का सहयोग नहीं किया। अब हम देखेंगे क्रांति के परिणाम। ब्रिटिश सरकार ने राजाओं को अंग्रेजी शिक्षा देना, पुरस्कार देना व उपाधियां देना शुरू किया। अंग्रेजों ने सामंत वर्ग की शक्ति को समाप्त करने की नीति अपनाई। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का विस्तार किया गया ताकि नौकरशाही में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त अनुभवी और स्वामी भक्त व्यक्तियों की भर्ती की जा सके। अंग्रेजों ने अपने सैनिकों एवं व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए यातायात के साधनों का विकास किया। तीसरा चैप्टर हम पढ़ेंगे आधुनिक राजस्थान का निर्माण। आधुनिक राजस्थान का निर्माण, इसमें हम पढ़ेंगे राजस्थान का एकीकरण और राजस्थान वर्तमान स्वरूप में कैसे आया, जिसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान एकीकरण की सुगबुगाहट 1939 में वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के एक आदेश के उपरांत प्रारंभ हो गई थी। अखिल भारतीय देशी राज्य सेवा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित कर यह निर्णय किया कि जिन रियासतों व ठिकानों की आय 50 लाख रुपए से कम व जनसंख्या 20 लाख से कम हो, उन्हें पड़ोसी बड़े राज्य में मिला दिया जाएगा। 22 मई 1946 के ज्ञापन द्वारा ब्रिटिश सरकार ने देशी रियासतों को एकीकरण की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने को कहा। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने एकीकरण की प्रक्रिया को प्राथमिकता देते हुए तेज कर दिया। भारतीय सरकार के रियासती विभाग के निर्णय अनुसार स्वतंत्र भारत में वे ही रियासतें अपना पृथक अस्तित्व रख सकती थी जिनकी न्यूनतम आय 1 करोड़ रुपए वार्षिक और जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक हो। इस मापदंड के अनुसार राजस्थान में केवल जयपुर, जोधपुर, बीकानेर व उदयपुर रियासतें ही अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी, किंतु इन रियासतों की जनता एकीकृत राजस्थान में विलय के पक्ष में थी। नेक्स्ट हम देखेंगे एकीकरण से पूर्व का राजस्थान। एकीकरण के पूर्व राजस्थान में 19 रियासतें जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, बूंदी, कोटा, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, डूंगरपुर,
प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़, करौली, शाहपुरा, सिरोही, टोंक, जैसलमेर व किशनगढ़ थी। 3 ठिकाने कुशलगढ़, लावा और नीमराना थे। एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा था। एकीकरण का प्रथम प्रयास कोटा रियासत के शासक महाराव भीम सिंह ने किया। कोटा के बाद महाराणा मेवाड़ ने 25 व 26 जून 1946 को इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए उदयपुर में राजस्थान, गुजरात, मालवा के शासकों का एक सम्मेलन आयोजित किया। अब हम देखेंगे राजस्थान के एकीकरण के विभिन्न चरण, जिसका पहला चरण है मत्स्य संघ। इसका गठन 17-18 मार्च 1948 को किया गया। अलवर, धौलपुर, भरतपुर व करौली को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया। अलवर इसकी राजधानी बना। धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह को राज प्रमुख व शोभाराम कुमावत को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है दूसरा चरण, पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ। इसका गठन 25 मार्च 1948 को किया गया। बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, किशनगढ़ व शाहपुरा रियासतों तथा कुशलगढ़ व लावा ठिकानों को मिलाकर द्वितीय चरण पूर्ण हुआ। कोटा को इसकी राजधानी बनाया गया। कोटा के महाराव भीम सिंह राज प्रमुख व गोकुल लाल असावा प्रधानमंत्री बने। तीसरा चरण है संयुक्त राजस्थान। इसका गठन 18 अप्रैल 1948 को किया गया। इस चरण में संयुक्त राजस्थान में उदयपुर का विलय किया गया। मेवाड़ के भूपाल सिंह को राज प्रमुख तथा मणिकेलाल वर्मा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस विलय का उद्घाटन किया। अगला चरण है वृहद राजस्थान। इसका गठन 30 मार्च 1949 को किया गया। संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर व जैसलमेर का विलय हुआ। राजस्थान का स्थापना दिवस भी 30 मार्च को मनाया जाता है। जयपुर के मान सिंह द्वितीय को राज प्रमुख व हीरालाल शास्त्री प्रधानमंत्री तथा महाराणा भूपाल सिंह महाराज प्रमुख नियुक्त हुए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वृहद राजस्थान का उद्घाटन किया। पांचवा चरण है संयुक्त वृहद राजस्थान। इसका गठन 15 मई 1949 को हुआ। इस चरण में वृहद राजस्थान में मत्स्य संघ, नीमराना ठिकाने सहित विलय हुआ। अगला चरण है छठवां चरण, जिसका नाम है राजस्थान। इसका गठन 26 जनवरी 1950 को किया गया। इस चरण में सिरोही के देलवाड़ा व आबू क्षेत्रों को छोड़कर सिरोही का विलय किया गया। अगला चरण है सातवां चरण, जिसका नाम भी राजस्थान है। इसका गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया। राजस्थान में आबू, देलवाड़ा, अजमेर, मेरवाड़ा व मंदसौर एमपी के सुनेलटप्पा क्षेत्र का विलय कर एकीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण किया गया। इस चरण में झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र एमपी को सौंपा गया। चौथा चैप्टर है जनसंख्या। जनसंख्या राज्य में रहने वाली आबादी के विविध पक्षों से संबंधित सूचनाओं का संकलन, संग्रहण, गणना, प्रकाशन आदि कार्य भारत सरकार के निर्देशन में जनगणना निदेशालय जयपुर द्वारा प्रति 10 वर्ष में किया जाता है। भारत में 1872 में जनगणना का कार्य शुरू किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या 6.85 करोड़ है, जो भारत की कुल जनसंख्या की 5.7% है। अगला हम देखेंगे जनसंख्या वृद्धि दर। किसी निश्चित अवधि में जनसंख्या में आए बदलावों को जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या की वृद्धि दर 21.31% पाई गई है। बाड़मेर जिले में जनसंख्या वृद्धि दर 32.5% है, जो कि राजस्थान में सर्वाधिक है। गंगानगर जिले में यह दर सबसे कम 10% है। नेक्स्ट है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व एक स्थान के क्षेत्रफल सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर पर निवास करने वाले लोगों की संख्या बताता है। राजस्थान में जनसंख्या का घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व 595 जयपुर जिले में है और सबसे कम जैसलमेर जिले में 17 है। नेक्स्ट हम देखेंगे जनसंख्या का वितरण। राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 10% भाग केवल जयपुर जिले में रहता है, तो वहीं जैसलमेर में राज्य की 1% से भी कम जनसंख्या निवास करती है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में राज्य के लगभग 61% भूभाग पर लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ जनसंख्या घनत्व सबसे कम 130 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, टोंक, सवाईमाधोपुर, करौली, भीलवाड़ा आदि राज्य के पूर्वी समतल मैदानी क्षेत्र के जिले, जिनमें राज्य के केवल 20% भूभाग पर राज्य की लगभग 33% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 332 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य में सर्वाधिक है।
विश्व में थार मरुस्थल जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अधिक सघन प्रदेश है। नेक्स्ट हम देखेंगे लिंगानुपात। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात 928 है। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों में लिंगानुपात केवल 888 है, जो अत्यंत कम है। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर जिले में 994 है। सबसे कम लिंगानुपात धौलपुर जिले में 846 है। नेक्स्ट हम देखेंगे साक्षरता के बारे में। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता 66.11% है। 76.6% के साथ कोटा सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है, जबकि सबसे कम साक्षरता वाला जिला जालौर में 54.9% है। पुरुष साक्षरता 79.19% है और महिला साक्षरता 52.12% है। पुरुष साक्षरता झुंझुनू में सर्वाधिक तथा प्रतापगढ़ में न्यूनतम है। महिला साक्षरता कोटा में सर्वाधिक और जालौर में न्यूनतम है। नेक्स्ट हम देखेंगे ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या। राज्य की शहरी आबादी लगभग 25% है, जो छोटे बड़े शहरों में निवास करती है। जनसंख्या में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कोटा जिले में है। डूंगरपुर जिले में सबसे कम जनसंख्या नगरों में निवास करती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अनुसूचित जनजातियों के बारे में। 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 13.5% जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों की है। राज्य में जनजातीय आबादी सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा जिलों में बहुतायत में है। राज्य की प्रमुख जनजातियां भील, मीणा, डामोर, सांसी, ग्रासिया और शहरिया है। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या मीणा जनजाति की है। मीणा जनजाति मुख्यतः जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, अलवर, उदयपुर, कोटा, बूंदी आदि जिलों में निवास करती है। भील मुख्यतः बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही आदि जिलों में निवास करते हैं। डामोर जनजाति डूंगरपुर जिले के सिमलवाड़ा क्षेत्र में मिलती है। ग्रासिया जनजाति मुख्यतः सिरोही जिले की आबू रोड एवं पिंडवाड़ा तहसीलों में पाई जाती है। सांसी जनजाति भरतपुर में पाई जाती है। शहरिया राजस्थान की एकमात्र जनजाति है जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया है। राजस्थान के 12 जिले के शाहबाद व किशनगंज तहसीलों में शहरिया जनजाति सर्वाधिक है। 5वें चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं उद्योग। तकनीक की सहायता से कच्चे माल से हमारे लिए उपयोग में आने वाली वस्तुओं का निर्माण करने वाली इकाई उद्योग कहलाती है। उद्योगों को द्वितीयक व्यवसाय भी कहा जाता है। द्वितीयक व्यवसाय से अर्थ उन कार्यों से है जहां पर प्राथमिक क्रियाकलापों से कच्चा माल प्राप्त कर उसमें परिवर्तन कर उसके मूल्य एवं उपयोगिता में वृद्धि की जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे राजस्थान में लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास। कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकास के लिए राजस्थान लघु उद्योग निगम प्रयासरत है। यह निगम रियायती दरों पर ऋण, तकनीकी सहायता व विपणन की सुविधा प्रदान करता है। नेक्स्ट है हथकरघा उद्योग। ऊनी शॉल, कोटा डोरिया, साड़ियाँ, दरियाँ, निवार आदि का निर्माण हथकरघा से किया जाता है। ऊनी खादी में जैसलमेर की बर्डी, बीकानेर के कंबल, जैसलमेर और जोधपुर की मेरिनो खादी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कृषि आधारित लघु उद्योग। जो तिलहन, बीज, मसाले, मोटे अनाज के उत्पादन में राजस्थान भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा और उदयपुर जिले में गन्ने के रस से गुड़ और खांडसारी का निर्माण किया जाता है। अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर आदि जिलों में सरसों की अधिक पैदावार के कारण तेलगानी के उद्योग पाए जाते हैं। अजमेर जिले में मूंगफली की खल, तो कोटा, बूंदी, बारां व पाली जिलों में तिल्ली की खल एवं तेल से संबंधित उद्योग संचालित है। राजस्थान में कृषि आधारित उद्योगों के विकास हेतु अलवर, जोधपुर, कोटा, गंगानगर आदि जिलों में रिको द्वारा फूड पार्क विकसित किए गए हैं। नेक्स्ट है खनिज आधारित लघु उद्योग। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज रॉक फास्फेट है। देश का 90% फॉस्फेट यहाँ मिलता है। उदयपुर, जैसलमेर, सीकर आदि जिलों में इससे संबंधित उद्योग संचालित हो रहे हैं। उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद आदि में सीसा व जस्ता से जुड़े उद्योग हैं। झुंझुनू, उदयपुर, अलवर, सिरोही, बीकानेर, सीकर में तांबा से जुड़े उद्योग हैं। जयपुर में जौहरी बाजार सोने चांदी के आभूषणों एवं रत्नों के लिए एक विश्वविख्यात केंद्र है। राजसमंद, नागौर, उदयपुर, अजमेर, बांसवाड़ा आदि जिलों में संगमरमर, धौलपुर में लाल पत्थर, जैसलमेर में पीला पत्थर, कोटा में कोटा स्टोन तथा जालौर में ग्रेनाइट उद्योग का विकास हुआ है। नेक्स्ट है वृहद उद्योग, जिनमें सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है। इसकी पहली मिल अजमेर जिले के ब्यावर में कृष्णा मिल लिमिटेड 1889 में स्थापित हुई।
वर्तमान में भीलवाड़ा राजस्थान का प्रमुख वस्त्र उत्पादक क्षेत्र है। भीलवाड़ा को राजस्थान की वस्त्र नगरी एवं राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। वस्त्रों की रंगाई, छपाई तथा बंदेज कार्य हेतु जयपुर, जोधपुर, चूरू, बीकानेर, नागौर प्रमुख केंद्र हैं। राज्य में हनुमानगढ़, गंगापुर एवं गुलाबपुरा की सहकारी वस्त्र मिलों को मिलाकर राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एवं जिनिंग मिल संघ की स्थापना की गई, जिसे स्पिन फेड कहा जाता है। नेक्स्ट है सीमेंट उद्योग। राज्य का पहला सीमेंट कारखाना 20वीं सदी के दूसरे दशक में बूंदी जिले में स्थित लाकेरी में खोला गया। कच्चे माल की उपलब्धता के कारण चित्तौड़गढ़ जिला सीमेंट उत्पादन के लिए आदर्श जिला माना जाता है। राज्य में बिरला सीमेंट वर्क्स चित्तौड़गढ़, उदयपुर सीमेंट वर्क्स उदयपुर, मंगलम सीमेंट कोटा, जेके वाइट सीमेंट नागौर, श्री सीमेंट ब्यावर, जेके सीमेंट वर्क्स निम्बाहेड़ा आदि कई प्रमुख सीमेंट कारखाने हैं। नेक्स्ट है शक्कर उद्योग। चित्तौड़गढ़ जिले के भूपाल सागर में राजस्थान की पहली शक्कर मिल 1932 में द मेवाड़ शुगर मिल्स निजी क्षेत्र में स्थापित की गई। राज्य में धौलपुर व उदयपुर में कांच उद्योग है। जयपुर, कोटा, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, गंगानगर में वनस्पति घी उद्योग है। नागौर में नमक उद्योग है। सरकार द्वारा तीव्र औद्योगिक विकास एवं रोजगार के साधनों में वृद्धि के उद्देश्य से विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों स्पेशल इकोनॉमिक जोन का निर्माण किया गया, जिन्हें सेज भी कहा जाता है। राज्य का सबसे बड़ा सेज सीतापुरा जयपुर में स्थापित किया गया है। छठवां चैप्टर हम पढ़ेंगे परिवहन एवं पर्यटन। परिवहन एवं पर्यटन। एक स्थान से दूसरे स्थान तक मानव एवं वस्तुओं के आवागमन को परिवहन कहा जाता है। परिवहन एक ऐसी सेवा है जिसे आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था की जीवन रेखा कहा जाता है। भारत के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एवं कोलकाता को जोड़ने वाले राजमार्ग को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहा जाता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेल परिवहन के बारे में। भारत में पहली रेल सन 1853 में महाराष्ट्र के मुंबई एवं ठाणे के बीच चलाई गई थी। राजस्थान में पहली रेल सन 1874 में बांदीकुई दौसा से आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश के बीच चलाई गई। राज्य में रेल मार्ग की कुल लंबाई लगभग 6000 किलोमीटर है। राजस्थान में 2 रेलवे जोन हैं, उत्तर पश्चिम रेलवे जोन और पश्चिम मध्य रेलवे जोन। राज्य में कुल 5 रेलवे मंडल जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर और कोटा है। राजस्थान का अधिकांश रेल परिवहन भारत के उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल में सम्मिलित है, जिसका मुख्यालय जयपुर है। जयपुर में उत्तम शहरी यातायात के लिए मेट्रो रेल की शुरुआत जून 2015 से की गई। नेक्स्ट है वायु परिवहन। जयपुर के सांगानेर में राज्य का सबसे व्यस्ततम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। उदयपुर के डबोक में महाराणा प्रताप हवाई अड्डा स्थित है। सैनिक एवं नागरिक महत्व का एक हवाई अड्डा जोधपुर के रातानाडा में है। अजमेर के किशनगढ़, जैसलमेर, बीकानेर एवं कोटा में भी हवाई अड्डे हैं। अगला हम पढ़ेंगे पर्यटन के बारे में। एक स्थान से दूसरे स्थान का भ्रमण करना पर्यटन कहलाता है। पर्यटन में सबसे पहले हम ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों के बारे में पढ़ेंगे। पुरातात्विक पर्यटन स्थलों के रूप में हनुमानगढ़ में कालीबंगा व पीलीबंगा, उदयपुर में आहड़, जयपुर में बेराट और सीकर में गणेश्वर प्रसिद्ध है। जयपुर में हवा महल, आमेर का किला, जंतर मंतर, चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ, राजसमंद में कुंभलगढ़ का किला, जोधपुर में मेहरानगढ़ किला, जैसलमेर का सोनारगढ़ किला, सवाई माधोपुर में रणथंभौर का किला, झालावाड़ में गागरोन का किला, जयपुर एवं उदयपुर में सिटी पैलेस आदि प्रमुख ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है। अब हम देखेंगे भौगोलिक एवं प्राकृतिक पर्यटन स्थल। उदयपुर में राजसमंद, फतेह सागर, पिछोला, उदय सागर आदि झीलें एवं शिल्पग्राम। सिरोही का प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल माउंट आबू एवं नकी झील, अजमेर की पुष्कर झील, राजसमंद में स्थित राजसमंद झील, चित्तौड़गढ़ में मैनाल जलप्रपात, जैसलमेर में मनमोहक रेत के टीले, सवाई माधोपुर का रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, अलवर का सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर का केवला देव घना राष्ट्रीय पक्षी विहार, जैसलमेर व बाड़मेर में स्थित राष्ट्रीय मरी उद्यान, कोटा में चंबल नदी के किनारे घड़ियाल तथा मगरमच्छों के संरक्षण के लिए चंबल अभ्यारण्य प्रमुख हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे धार्मिक पर्यटन स्थल। राज्य में ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर, कपिल सरोवर कोलायत बीकानेर, रामदेवरा जैसलमेर, श्रीनाथ जी नाथद्वारा राजसमंद, एकलिंग जी उदयपुर, गोविंद देव जी जयपुर, करणी माता देशनोक बीकानेर, श्री महावीर जी सवाई माधोपुर, त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा आदि मुख्य धार्मिक पर्यटन स्थल है।
ऋषभदेव, उदयपुर, रणकपुर, पाली, देलवाड़ा, सिरोही के जैन मंदिर भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पर्यटन विकास एवं सुविधाएं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में राजस्थान पर्यटन विकास निगम RTDC की स्थापना की गई है, जिसका मुख्यालय जयपुर में स्थित है। साथ ही पधारो मारे देश, राजस्थान पधारियो, रंगीलो राजस्थान, सुरंगा राजस्थान, अतुल्य राजस्थान, जाने क्या दिख जाए आदि नारे दिए गए हैं। पर्यटकों की सुविधा के लिए राजस्थान को अलग अलग पर्यटन मंडलों में बांट दिया गया है, जिनमें से जयपुर, आमेर सर्किट, मरु सर्किट एवं मेवाड़ सर्किट अधिक महत्वपूर्ण है, जहां देशी व विदेशी पर्यटक अधिक आते हैं। पैलेस ऑन व्हील्स जैसी शाही रेलगाड़ियां जो प्रमुख पर्यटन स्थलों की सैर करवाती है। दिल्ली से शुरू होने वाली यह रेलगाड़ी राजस्थान में जोधपुर, चित्तौड़, उदयपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर, जैसलमेर एवं भरतपुर से होकर आगे मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में चली जाती है। नेक्स्ट है पर्यटन विभाग द्वारा करवाए जाने वाले प्रमुख महोत्सव। बीकानेर में ऊंट महोत्सव, जैसलमेर में मरु महोत्सव, जयपुर में पतंग महोत्सव, राजसमंद में कुंभलगढ़ महोत्सव, जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव और उदयपुर में मेवाड़ महोत्सव का आयोजन किया जाता है। 7वें चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं विकास योजनाएं। विकास योजनाएं, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कृषि संबंधित योजनाएं। पहली योजना है कृषि कल्याण कोष। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है किसानों को उत्पादन का उचित मूल्य प्रदान करना। दूसरी योजना है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है गेहूं और दाल की उन्नत किस्मों का उत्पादन करना। तीसरी योजना है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। इसका मुख्य उद्देश्य है कृषि और संबंधित क्षेत्रों में वृद्धि दर बढ़ाना। अगली योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसका मुख्य उद्देश्य है फसलों को उन्नत बनाने के लिए सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध करवाना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसका मुख्य उद्देश्य है फसलों का बीमा करके किसानों को राहत देना। अगली योजना है राष्ट्रीय आयुष मिशन। इसका मुख्य उद्देश्य है औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहन तथा दवाओं के लिए कच्चे पदार्थों की उपलब्धता को सहज बनाना। इसका मुख्य उद्देश्य है औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहन तथा दवाओं के लिए कच्चे पदार्थों की उपलब्धता को सहज बनाना। अगली योजना है किसान कलेवा योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है किसानों को गुणवत्ता युक्त आहार पाने के लिए आर्थिक सहायता देना। अगली योजना है जीव गांधी कृषक सहायता योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि व्यापार के लिए व्यापारियों, कृषि श्रमिकों एवं मजदूरों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट है आर्थिक क्षेत्र की योजनाएं। इसमें पहली योजना है भामाशाह रोजगार सृजन योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है युवा शिक्षित बेरोजगारों, महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजनों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना। अगली योजना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास द्वारा गरीबी का निवारण करना। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शिक्षित युवाओं को 2 वर्ष की अवधि के लिए बेरोजगारी भत्ता देना। अगली योजना है भामाशाह योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य वित्तीय एवं गैर वित्तीय लाभों को सीधा जरूरतमंदों तक पहुंचाना। नेक्स्ट है स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं। इसमें पहली योजना है राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना। अगली योजना है आशा सहयोगिनी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं के सुरक्षित प्रसव, स्वास्थ्य की देखभाल, घर पर पोषण एवं पोषण सहायक सेवा उपलब्ध करवाना। अगली योजना है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करते हुए न्याय संगत एवं सस्ती गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सेवाओं को सार्वभौम बनाना। अगली योजना है जननी एक्सप्रेस। अगली योजना है जननी एक्सप्रेस। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं को चिकित्सा संस्थानों तक लाने एवं घर ले जाना। अगली है महिला सशक्तिकरण संबंधी योजनाएं। इनमें पहली योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना है। अगली योजना है स्वावलंबन योजना। इस योजना का उद्देश्य है गरीब महिलाओं, विधवा, परित्यक्ता और ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार। अगली योजना है साझा अभियान। इस योजना का उद्देश्य बाल विवाह से मुक्ति प्रदान करना। अगली योजना है गरिमा बालिका संरक्षण एवं सम्मान योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिका संरक्षण में संलग्न व्यक्तियों एवं संगठनों को सम्मानित करना।
अगला है ग्रामीण विकास की योजनाएं। इसमें पहली योजना है मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है चयनित गांवों में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण के साथ साथ लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना। अगला है स्वच्छ भारत अभियान। इसका उद्देश्य है स्वच्छता हेतु देश को खुला शौच मुक्त बनाना, कचरे का संग्रहण एवं निस्तारण आदि। अगली योजना है अटल भूजल योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है सामुदायिक सहयोग के माध्यम से भूजल प्रबंध में सुधार लाना। अगली योजना है स्पेशल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस योजना का मुख्य उद्देश्य विशेष क्षेत्रों जैसे मेवात, डांग, मगरा, सीमांत क्षेत्रों का विकास करना। 8वां चैप्टर है जन जागरण एवं सामाजिक सुधार हेतु राजकीय प्रयास। जन जागरण एवं सामाजिक सुधार हेतु राजकीय प्रयास। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे भूदान आंदोलन एवं भूमि सुधार। विनोबा भावे ने 18 अप्रैल 1951 को तेलंगाना के एक छोटे से गांव तिरुचपल्ली में एक जमीन का टुकड़ा दान में देकर भूदान आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जमीनी स्वामित्व की विषमता को दूर करना था। विनोबा भावे की अपील पर राजस्थान के नागौर जिले में भूदान प्रारंभ किया गया। राज्य सरकार ने ग्रामदान अभियान 1971 भी पारित किया। राज्य सरकार ने भूमि विवादों में फंसी जनता को सस्ता, शीघ्र एवं सुलभ न्याय दिलाने के लिए राजस्व मंडल की स्थापना की। राज्य सरकार ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 लागू किया। नेक्स्ट है अस्पृश्यता उन्मूलन। संविधान के अनुच्छेद 17 में छुआछूत या अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए भारत सरकार ने नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 लागू किया। राजस्थान सरकार में केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निरोधक कानून 1990 को भी सख्ती से लागू किया गया। नेक्स्ट है महिला शिक्षा एवं महिला सशक्तिकरण। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आप किसी भी राष्ट्र की महिलाओं की स्थिति को देखकर उस राष्ट्र की हालत बता सकते हैं। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता 52.10% है, जो 1951 में मात्र 2.51% थी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे महिला सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार के प्रमुख प्रयास। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे राज्य महिला आयोग। राज्य सरकार ने 15 मई 1999 को राज्य महिला आयोग का गठन किया। यह आयोग जनता से सीधी सुनवाई, जनसंवाद, शिकायत तथा समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों पर संज्ञान के आधार पर कार्यवाही करता है। राज्य महिला आयोग में एक अध्यक्ष व 3 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना। यह योजना 11 से 18 वर्ष की विद्यालय न जाने वाली अथवा बीच में विद्यालय छोड़ देने वाली किशोरी बालिकाओं के लिए संचालित की जा रही है। नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत वर्ष 2015 में देश भर में घटते बाल लिंगानुपात को ध्यान में रखकर की गई थी। यह महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन मंत्रालय की संयुक्त पहल है। इसके अलावा प्रमुख योजनाएं महिला स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम, महिला घरेलू हिंसा निरोधक अधिनियम 2005, हिंदू उत्तराधिकार दत्तक ग्रहण एवं संरक्षण अधिनियम 1956, दहेज निषेध अधिनियम 1961, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1925। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मतदान प्रक्रिया के बारे में। वीवीपीएटी का पूरा नाम वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल है। यह एक प्रिंटर युक्ति है। इसको ईवीएम के बैलेट यूनिट व कंट्रोल यूनिट से जोड़ा जाता है। मतदाताओं, नागरिकों और निर्वाचकों को निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में प्रशिक्षित करने एवं उनकी सहभागिता बढ़ाने हेतु निर्वाचन विभाग द्वारा बहुमुखी कार्यक्रम को सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचन सहभागिता कहते हैं। इस कार्यक्रम के प्रमुख 2 मुख्य उद्देश्य हैं। इसमें पहला है सूचित मतदान, निष्पक्ष व नीतिपरक मतदान। दूसरा है सूचित मतदान, जिसका मतलब है जागरूकता के साथ मतदान। नेक्स्ट है सूचना का अधिकार। राजस्थान के राजसमंद जिले के भीम तहसील के देवडूंगरी गांव में मजदूरों एवं किसानों ने अपनी मजदूरी से संबंधित सरकारी रिकॉर्ड मांगने के लिए संघर्ष किया। इसी मांग के आधार पर सन 2000 में राजस्थान सूचना का अधिकार कानून बनाने वाला पहला राज्य बना। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बनाया। नेक्स्ट है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम। भारत सरकार द्वारा यह अधिनियम 2009 में बनाया गया। इसी तरह राजस्थान सरकार ने राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम
2010 बनाया, जो 1 अप्रैल 2011 से लागू हुआ। इस अधिनियम में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान किया गया। निजी स्कूलों में कमजोर एवं पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित होती है, जिसके बदले सरकार द्वारा तय राशि निजी स्कूलों को दी जाती है। नेक्स्ट है बाल अधिकार। 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा द्वारा बाल अधिकार समझौते को पारित किया गया था। बाल अधिकार समझौते पर भारत ने 1992 में हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट है चाइल्ड हेल्पलाइन। राज्य में कठिनाइयों में घिरे पीड़ित, उपेक्षित, लावारिस, देखरेख के संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों के लिए 24 घंटे निःशुल्क आपातकालीन पहुंच सेवा 1098 में संचालित की जा रही है। नेक्स्ट है राजस्थान संपर्क पोर्टल। राज्य सरकार ने सितंबर 2019 को इसकी शुरुआत की। नेक्स्ट है साइबर सुरक्षा हमलों के प्रकार। रेनसमवेयर, यह एक तरह का वायरस होता है जो कि अपराधी द्वारा लोगों के कंप्यूटर और सिस्टम पर हमला करके फाइलों को नुकसान पहुंचाता है। फिर उसके बाद अपराधी कंप्यूटर या सिस्टम के मालिक से राशि वसूलता है और तभी उसके सिस्टम को छोड़ता है। नेक्स्ट है मालवेयर, यह कंप्यूटर की किसी फाइल या प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाता है, जैसे कि कंप्यूटर वायरस, वॉर्म, ट्रोजन आदि। नेक्स्ट है साइबर धोखाधड़ी, ऑनलाइन फ्रॉड या चीटिंग। इसमें वार्तालाप के माध्यम से चालाकी से लोगों को जाल में फंसाया जाता है ताकि उनमें से निजी डाटा, पासवर्ड आदि की जानकारी ली जा सके। फिशिंग व स्पूफिंग इसके उदाहरण हैं। नवा चैप्टर है ग्रामीण एवं शहरी प्रशासन। ग्रामीण प्रशासन 73वें संविधान संशोधन के तहत विधेयक अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया और इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय ढांचे के 29 कार्यों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद के बारे में। ग्राम पंचायत लोकतंत्र की प्रथम इकाई है जो वार्ड पंचों, उप सरपंच एवं सरपंच से मिलकर गठित होती है। इन पंचायतों का चुनाव राज्य चुनाव आयोग द्वारा संपन्न किया जाता है। पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। पंचायत समिति सदस्यों के लिए न्यूनतम 25 वर्ष आयु होना आवश्यक है। प्रधान तथा उप प्रधान को पंचायत समिति संबंधित कार्यों में मदद करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक खंड विकास अधिकारी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर नियुक्त किया जाता है। पंचायत समिति के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। पंचायती राज व्यवस्था की शीर्ष स्तर की संस्था जिला परिषद है। जिले में समस्त विकास कार्यों का उत्तरदायित्व जिला परिषद का होता है। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत न्यायालय। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर शीघ्र एवं सुलभ न्याय दिलाने हेतु ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के तहत ग्राम न्यायालयों की स्थापना की गई है। राजस्थान में पहला ग्राम न्यायालय जयपुर जिले के बस्सी में खोला गया था। ग्राम न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। नेक्स्ट है नगरीय स्वशासन। शहरी प्रशासन के 3 रूप होते हैं, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका। वे बड़े शहर जहां जनसंख्या 5 लाख से ज्यादा हो, वहां सालाना आय 1 करोड़ से भी ज्यादा होने पर नगर निगम बनाया जाता है। जिन शहरों की जनसंख्या 1 लाख से ज्यादा व 5 लाख से कम होती है, वहां नगर परिषद की स्थापना होती है। वे शहर जहां जनसंख्या 15,000 से 1 लाख तक के बीच होती है, वहां पर नगर पालिका बोर्ड बनाए जाते हैं। नगर पालिका निगम का अध्यक्ष महापौर, नगर परिषद के अध्यक्ष सभापति, तो नगर पालिका बोर्ड का अध्यक्ष नगर पालिका अध्यक्ष कहलाता है। 74वें संविधान संशोधन के अनुसार इन शहरी संस्थाओं के चुनाव में 1/3 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित रखने की व्यवस्था की गई है। 10वां चैप्टर है राजस्थान में कला एवं संस्कृति। कला और संस्कृति में सबसे पहले हम पढ़ेंगे दुर्ग के बारे में। बूंदी दुर्ग। बूंदी शहर के उत्तरी छोर की पहाड़ी पर 1354 में राव बरसिंह ने बूंदी दुर्ग का निर्माण करवाया था। इस दुर्ग में छत्रसाल महल, यंत्रशाला, बादल महल, अनिरुद्ध महल के भित्ति चित्र देखने योग्य हैं। नेक्स्ट है लोहागढ़ दुर्ग। इस दुर्ग का निर्माण भरतपुर के जाट वंश के महाराजा सूरजमल ने करवाया था। इसके चारों ओर मिट्टी की दोहरी प्राचीर बनी है, इसलिए इसे मिट्टी का दुर्ग भी कहते हैं। इस दुर्ग पर कई आक्रमण हुए लेकिन इसे कोई भी जीत नहीं पाया, अतः इसे अजय दुर्ग भी कहा जाता है। नेक्स्ट है रणथंभौर दुर्ग। इस दुर्ग का निर्माण चौहान वंशीय शासकों ने करवाया था। इस दुर्ग में नौलखा दरवाजा, हम्मीर महल, 32 खंभों की छतरी आदि प्रमुख ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ त्रिनेत्र गणेश का प्रसिद्ध मंदिर है। वर्तमान में यह दुर्ग तथा आसपास का वन क्षेत्र
रणथंभौर बाग परियोजना में आ जाने से इसका जीर्णोद्धार, संरक्षण एवं सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नेक्स्ट है जालोर दुर्ग। प्राचीन राजस्थान में सोनग्रा चौहानों के शौर्य का प्रतीक जालोर दुर्ग अपनी प्राचीनता व सुदृढ़ता के लिए प्रसिद्ध है। इसका निर्माण 10वीं शताब्दी के परमार राजाओं धारावर्ष और मुंज ने करवाया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग। मध्यमिका नगरी के पतन के बाद चित्रकूट पहाड़ी पर 7वीं सदी में इस दुर्ग की नींव रखी गई। यह दुर्ग मत्स्याकार पहाड़ी पर स्थित है, जो सुदृढ़ प्राचीरों से घिरा हुआ रहा है। दुर्ग पर बने प्राचीन तीर्थ स्थल गोमू कुंड के उत्तर पूर्वी कोण पर कुंभा ने कीर्ति स्तंभ बनवाया, जो 47 फीट वर्गाकार व 10 फीट ऊंची जगती 122 फीट की ऊंचाई के लिए 9 खंडों का स्मारक है, जो अपने स्थापत्य में बेजोड़ है। 9 खंडों के विजय स्तंभ में असंख्य देवी देवताओं की मूर्तियां उत्कीर्ण है, इसलिए इसे भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कुंभलगढ़। इस दुर्ग को कुंभलमेर भी कहा जाता है। इसे नवीन परिवर्तित रूप प्रदान करने वाले राणा कुंभा थे। इन्होंने अपने प्रसिद्ध शिल्पी सूत्रधार मंडन के नेतृत्व में 1458 में इसे निर्मित करवाया। इस दुर्ग का मुख्य आकर्षण नीलकंठ महादेव का मंदिर, यज्ञ देवी के साथ ही कई जैन मंदिर, जालाबाव की पावड़ी, महादेव का कुंड, कुंभस्वामी नामक विष्णु मंदिर, रायमल के पुत्र पृथ्वीराज का स्मारक आदि हैं। नेक्स्ट है आमेर दुर्ग। महाराजा मानसिंह के काल से ही इस दुर्ग की स्थापत्य कला में विशेष उन्नति हुई है। यहाँ की स्थापत्य कला में हिंदू एवं मुस्लिम शैली का सुंदर समन्वय झलकता है। दुर्ग के प्रवेश द्वार गणेश गेट पर शीला देवी का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। नेक्स्ट है गागरोन का जल दुर्ग। यह राजस्थान का प्रसिद्ध जल दुर्ग है, जो झालावाड़ जिले में स्थित है। यह दुर्ग 2 नदियों काली सिंध व आहू नदी के संगम पर निर्मित है। यह दुर्ग हिंदू एवं मुस्लिम एकता का प्रतीक है। अन्य दुर्ग। जोधपुर का मेहरानगढ़ अपनी मजबूती व सुंदर राजप्रसादों के लिए प्रसिद्ध है। बीकानेर का जूनागढ़ तो रेगिस्तान की भूमि में बनने वाले दुर्गों में उत्कृष्ट है। दुर्ग के अंदर की स्थापत्य कला में मेहराब वाले दरवाजे मुगल प्रभाव को यथेष्ट प्रमाण है। जैसलमेर का सोनारगढ़ दुर्ग पीले बलुआ पत्थरों से बना हुआ होने के कारण सूरज की रोशनी पड़ने पर यह सोने जैसा चमकता है, इसलिए इसे सोनार किला द गोल्डन फोर्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे मंदिरों के बारे में। इसमें सबसे पहले है मेवाड़ के प्रमुख मंदिर। जगदीश मंदिर उदयपुर में स्थित है। सहस्त्रबाहु सास बहू का मंदिर नागदा उदयपुर में स्थित है। अंबिका माता का मंदिर उदयपुर में स्थित है। नाथ द्वारा राजसमंद में श्रीनाथ जी का मंदिर स्थित है। उदयपुर में एकलिंगनाथ जी का मंदिर स्थित है। ऋषभ देव का जैन मंदिर उदयपुर में स्थित है। श्री चारभुजा नाथ का मंदिर गढ़बोर राजसमंद में स्थित है। मारवाड़ के प्रमुख मंदिर। देलवाड़ा का जैन मंदिर आबू पर्वत सिरोही में स्थित है। रणकपुर का जैन मंदिर पाली में स्थित है। किराड़ू के मंदिर बाड़मेर में स्थित है और ओसिया के मंदिर जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट है हाड़ौती के प्रमुख मंदिर। हिंदू मंदिर बाड़ोली रावतबाटा में स्थित है। शिव मंदिर बंडदेवरा बारा में स्थित है। कसवा मंदिर कोटा में स्थित है। कमलेश्वर महादेव मंदिर बूंदी में स्थित है। सूर्य मंदिर झालरापाटन झालावाड़ में स्थित है। शेखावाटी जयपुर के प्रमुख मंदिर। आबानेरी मंदिर दौसा में स्थित है। खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर में स्थित है। गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है मोलेला मूर्ति कला। राजसमंद जिले के मोलेला गांव के कुम्हारों ने इस कला को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई है। यह शिव पार्वती, पणिहारी, बेरुजी, हाथी, गणेश, ऊंट, घोड़ा, पुतली, हनुमान, तोता, चिड़िया, मोर, बांसुरी, शेर, मगरमच्छ, मूषक आदि लोक देवताओं एवं जानवरों से सज्जित मिट्टी की फड़ बनाते हैं। मिट्टी की मूर्तियों को आग में पकाकर बनाने की कला को टेराकोटा कहते हैं। नेक्स्ट है छतरियां। अलवर में मूसी महारानी की छतरी स्थित है। करौली में गोपाल सिंह की छतरी स्थित है। बूंदी में 84 खंभों की छतरी स्थित है। रामगढ़ में सेठों की छतरी, गेटौर में ईश्वरी सिंह की छतरी, जोधपुर में जसवंत तड़ा, उदयपुर में आयड़ और जैसलमेर में बड़ा बाग की छतरी स्थित है। नेक्स्ट है चित्रकला। जयपुर अलवर के चित्रों में हरे रंग का, जोधपुर व बीकानेर के चित्रों में पीले रंग का, उदयपुर के चित्रों में लाल रंग का, कोटा के चित्रों में नीले रंग का, किशनगढ़ के चित्रों में सफेद या गुलाबी रंग और बूंदी के चित्रों में सुनहरे रंग का विशेष प्रयोग हुआ है। उदयपुर शैली में कदम वृक्ष, किशनगढ़ शैली में केले, कोटा बूंदी शैली में लंबे खजूर के वृक्ष, जयपुर अलवर शैली में पीपल अथवा वट वृक्ष, बीकानेर व जोधपुर शैली में आम के वृक्ष अधिक मिलते हैं।
विभिन्न शैलियों में पशु पक्षी भी अलग अलग है, जैसे उदयपुर शैली में हाथी और चकोर पक्षी, नाथद्वारा शैली में गाय, जयपुर व अलवर शैली के चित्रों में मोर व घोड़ा आदि देखे जा सकते हैं। किशनगढ़ शैली में बड़ी ठनी में नारी सौंदर्य को चित्रित किया गया है। आमेर, जोधपुर व बीकानेर की शैली पर मुगल प्रभाव स्पष्ट झलकता है। इसी के साथ कंप्लीट होती है आज की हमारी क्लास। मिलते हैं कल किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। इसी के साथ कंप्लीट होता है 8th क्लास की राजस्थान अध्ययन की बुक का रिवीजन। धन्यवाद।